हाय गाइज। अब तक हमने कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान है उसका जो दूसरा अध्याय है एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें हम अब तक देख चुके हैं प्रथम आम चुनाव की सफलता के लिए चुनाव आयोग के जो कार्य थे उन कार्यों को हमने पहले इस चैप्टर के जो पहला पार्ट है उसकी वीडियो में हम देख चुके हैं। आज मैं इसके आगे का पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके आगे जो कांग्रेस पार्टी है उसके एक दल के रूप में जो प्रभुत्व रहा है उसकी प्रकृति उस दौरान कैसी रही है, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, बाकी देशों की तुलना में भारत में उसकी क्या प्रकृति रही है, इस बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जो पहली बात है कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के प्रकृति की, वो है भारतीय एकमात्र ऐसा देश नहीं जहां एक पार्टी के प्रभुत्व से गुजरा हो। दुनिया के कई देशों में एक ही पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत ही एकमात्र देश नहीं था जिसको आज़ादी मिलने के बाद वो एक दल के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। इसके हमें विश्व के अनेक देशों में भी उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, लेकिन उदाहरण तो मिल सकते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों में एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा है उसमें और भारत में एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा है, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं, बाकी जो देश हैं, वहां पर एक दल का जो प्रभुत्व कायम हुआ है वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है। मतलब वहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपना करके नहीं, बल्कि वहां पर बिना लोकतंत्र अपना करके और एक दल का प्रभुत्व कायम हुआ। वहां पर सैन्य बलों पर लोकतंत्र को कायम, सैन्य बलों पर एक पार्टी का प्रभुत्व है उसको कायम किया गया। मतलब अलोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपना करके एक पार्टी का शासन स्थापित किया गया। लेकिन भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपना करके एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ था। देखिए, कुछ देश हैं जैसे चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, और ये इनका जो संविधान है, यहाँ पर जो एक पार्टी का शासन स्थापित हुआ है तो इसमें केवल एक ही पार्टी के शासन को मान्यता दी गई है कि यहाँ पर एक दल निश्चित कर दिया गया। इन दलों के अलावा यहाँ पर कोई दल चुनाव नहीं लड़ेगा, बार बार उसी दल की सरकार सत्ता बनती है। म्यांमार है, बेलारूस है और इरिट्रिया है, यहाँ पर जो एक पार्टी का प्रभुत्व बना है वो कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम। मतलब म्यांमार में, बेलारूस में, इरिट्रिया में यहाँ पर जो एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ है वो सैन्य बलों के, मतलब सैन्य ताकत के बल पर यहाँ पर एक पार्टी सत्ता करती है। मतलब एक पार्टी का जो प्रभुत्व हुआ है यहाँ पर म्यांमार में, बेलारूस में, इरिट्रिया में, यहाँ पर सैन्य बल के रूप में वहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व कायम किया गया है। केवल सेना का वर्चस्व दिखा करके सेना के द्वारा वहाँ पर देश की सत्ता हथियाई गई है। वैसे ही चीन में, क्यूबा में और सीरिया में यहाँ पर केवल एक दल को मान्यता दी गई है। तो इन देशों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व जो कायम हुआ है वो भारत से बिल्कुल अलग है। भारत में ऐसा नहीं है। और एक उदाहरण और दिया गया है, जैसे मैक्सिको है, दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है, यहाँ पर भी जो एक पार्टी है उसके उदाहरण हमें देखने को मिल सकते थे। मतलब कुछ साल पहले तक यहाँ पर भी एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर रहा है। अगर हम बात करें क्यूबा, सीरिया और मैक्सिको की, तो यहाँ पर भी जो एक पार्टी है उसके प्रभुत्व का क्या दौर रहा है। उसके आगे देखिए, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक स्थितियों में कायम हुआ है तथा अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई है। अब देखिए, उपयुक्त उदाहरण देखने के बाद हमें पता चलता है कि बाकी देशों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व का दौर रहा था वैसी हालत भारत में नहीं थी। भारत में जो एक पार्टी का वर्चस्व रहा है वो लोकतंत्रात्मक स्थिति में कायम हुआ है। मतलब वो भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया। बाकी दल भी यहाँ पर उसी प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, सत्ता स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सत्ता स्थापित की थी। मतलब कांग्रेस पार्टी है ना तो सैन्य दबाव में अपनी सत्ता स्थापित करती है और ना ही यहाँ पर अलोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपना करके सत्ता स्थापित करते हैं, बल्कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से चुनाव जीत करके यहाँ पर एक दल का प्रभुत्व स्थापित करती है। मतलब चुनाव करवा करके, चुनाव में अनेक दलों से होड़ करके, उनके साथ कंपटीशन करके, संघर्ष करके और एक के बाद एक चुनाव जीतती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सत्ता स्थापित होती है। और उसके बाद भी इस होड़, कई दलों के साथ होड़ के बाद भी 1952 से लेकर के 1967 तक एक के बाद एक चुनाव जीतती जाती है।
अब उसके आगे देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा, कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में। अब जो कांग्रेस पार्टी है उसके विचार कैसे थे, उसकी स्थिति कैसी थी, उस स्थिति के बारे में हम देखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी है वो सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में हमारे सामने आती है। अब जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक माने जाते हैं एओ हयूम। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी है वो एक सामाजिक गठबंधन के रूप में किस प्रकार है वो देखिए। उस समय तक यह पार्टी नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का हित समूह भर नहीं थी, लेकिन 20वीं सदी में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ये अब तक जो नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक जो वर्ग हैं उनके हितों का समूह भर थी, मतलब इन्हीं के पक्ष में ये पार्टी हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सदी में एक जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया था। 20वीं सदी के बाद में जो कांग्रेस पार्टी है ये जनता के हितों के रूप में सोचने लगती है, एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है। शुरू में अंग्रेजी दा अगड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजनों का बोलबाला था, लेकिन कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही सामाजिक आधार बढ़ा और परस्पर विरोधी हित समूहों को जोड़ा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी है शुरू में तो अंग्रेजी दा मतलब अंग्रेजी जो अफसर थे उनके जो अगड़ी जाति है, उचले जो मध्य वर्ग हैं, शहरी अभिजन व्यापारी वर्ग हैं, वाणिज्य वर्ग के जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, इन्हीं का कांग्रेस पार्टी में अभी तक बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही मतलब 1930 के बाद जो कांग्रेस पार्टी है इसमें सामाजिक आधार बढ़ा। अब मतलब इसमें कांग्रेस पार्टी में अनेक सामाजिक वर्गों के लोगों को भी स्थान दिया गया, उसका सामाजिक आधार बढ़ता है, परस्पर विरोधी हित समूहों को जोड़ा और मतलब इसके जो विरोधी समूह थे उनके नेताओं को भी ये अपने पार्टी में शामिल करती है, मतलब जो विरोधी समूह थे उनको भी अपने साथ लेकर चलती है। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे, गांव के निवासी और मजदूर व मालिक, निम्न वर्ग सबको जगह मिली। आज़ादी के समय तक कांग्रेस सतरंगी गठबंधन में बदली जा चुकी थी और जो कांग्रेस है इसने अपनी पार्टी में किसानों को, उद्योगपतियों को, शहरों के निवासियों को, गाँव के निवासी लोगों को, मजदूरों को, मालिकों को, निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को, सबको जगह दी। अपनी हर वर्ग को अपनी पार्टी में जगह देती है, हर विचार को अपनी पार्टी में जगह देती है। और आज़ादी के समय तक एक कांग्रेस पार्टी है ये एक सतरंगी गठबंधन के रूप में तब्दील हो जाती है, मतलब इसमें अनेक विचार रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। समाज के हर तबके के व्यक्ति को इसमें स्थान दिया जाता है। अब देखिए, वैचारिक गठबंधन, कांग्रेस है वो वैचारिक गठबंधन के रूप में कैसे होते वो देखिए। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया था। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये आज़ादी के समय तक अपने पार्टी के अंदर हर विचारधारा को अपनाकर चलने वाली पार्टी के रूप में सामने आ गई थी, चाहे वो क्रांतिकारी विचारधारा के हों, चाहे शांतिवादी विचारधारा के हों, और चाहे वो कंजर्वेटिव विचारधारा के हों, चाहे रेडिकल विचारधारा के हों, और चाहे वो गर्मपंथी दल के नेता हो, चाहे नरमपंथी वर्ग के नेता हों, चाहे दक्षिणीपंथी हो और चाहे वामपंथी हो, हर धारा, हर विचारधारा के जो व्यक्ति हैं उनके हर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको अपने पार्टी में ये सम्मिलित करती है। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह हित व राजनीतिक दल तक आ जुड़ते थे। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ये किसी दल के रूप में नहीं, उस समय एक मंच के रूप में पेश आई थी और जहां पर हर समूह है, हर राजनीतिक दल वहां पर आ जुड़ते थे, मतलब कांग्रेस पार्टी में अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, वह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के एक साथ ये राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी या हिस्सेदारी सुनिश्चित करते थे। तो तीसरी बात है विचारधारा के रूप में। तो देखिए, आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। अब देखिए, आज़ादी से पहले ही जो कांग्रेस पार्टी है उसने अनेक संगठनों को, अनेक समूहों को अपनी पार्टी में रहने की क्या अनुमति दे चुकी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी है हर विचारधारा को, हर संगठन को अपने में समेटते हुए चलने वाली पार्टी के रूप में, एक मंच के रूप में देखी जा सकती थी। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी एक विशेषता यह है कि कांग्रेस पार्टी है वो अनेक गुटों में तालमेल बना करके, और कांग्रेस पार्टी में सहनशीलता का भाव था, इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी है वो आगे सत्ता में स्थापित होती है।
कांग्रेस सभी को अपने संगठन में शामिल कर लेती थी। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ गया था। विपक्ष कोई बात कहता तो उस विचारधारा को जगह मिल जाती। इससे पार्टी में विवाद भी होते तथा सहनशीलता भी होती। अगर कोई पार्टी या व्यक्ति सत्ता में हिस्सा पाने के से नाखुश होता तो भी वह पार्टी में बना रहता। कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न समूह या गुट शामिल थे। कांग्रेस अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण सहनशील थी। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ये अपने आप में हर संगठन को, हर विचारधारा को, हर समूह को मतलब उनको समाहित करने का जज्बा रखती थी, उनको समाहित करने की नीतियां रखती थी। और विपक्ष जब भी कोई बात कहता तो विपक्ष की बात मान करके और उस विचारधारा को अपनी पार्टी में वो शामिल कर लेती थी। इससे क्या होते, इससे आपसी विवाद भी होते और उन बातों पर परिचर्चा भी होती। और कांग्रेस का जो स्वभाव था वो सहनशील स्वभाव था और सहनशीलता के कारण जो कांग्रेस पार्टी है इन विचारधाराओं को अपने आप में समाहित कर लेती थी। और अगर कोई पार्टी या व्यक्ति है वो सत्ता में जो हिस्सा मिलता था उनको, वो हिस्सा पाने से नाखुश होता तो भी वह उस पार्टी में बना रहता था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विभिन्न समूह या गुट शामिल थे वो कांग्रेस अपने गठबंधन स्वभाव के कारण मतलब अपनी सहनशीलता का जो स्वभाव था उस स्वभाव के कारण इन विचारधाराओं को, इन समूहों को, इन गुटों को एक बनाए रखती थी। मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं जाने देती थी। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है इसकी राजनीतिक भूमिका क्या रही है वो देखिए। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। प्रमुख विपक्षी पार्टियां, भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिलता था या इनमें से कोई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले ही बन चुकी थी। इनमें से कुछ 60 व 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए, जो विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व रहता है 1952 से 1967 तक, तो उस दौरान विपक्ष की क्या भूमिका रहती है ये अलग टॉपिक है जिसमें विपक्ष की भूमिका को दर्शाया गया है। तो विपक्षी जो पार्टी थी उसकी क्या भूमिका रहती है, वो विपक्ष के रूप में कौन कौन से कार्य करती है। तो प्रमुख विपक्षी जो पार्टियां हैं, मतलब भारत में अनेक विपक्षी पार्टियां थी लेकिन जितना बहुमत कांग्रेस पार्टी को इन आम चुनाव प्रथम 3 आम चुनाव के दौरान प्राप्त था उतना किसी भी पार्टी को इतना बहुमत प्राप्त नहीं था। इनमें से कुछ तो 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में आते, मतलब 60 और 70 के दशक में नई पार्टियों के रूप में बनती है और कुछ इससे पहले ही जो पार्टियां हैं वो अब विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो विपक्षी पार्टियां हैं तो उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो नींव है वो 1950 के दशक की किसी न किसी जो पार्टी, जो पहले 1950 के दशक में जो पार्टी बनी थी उनमें किसी न किसी दल में उनकी जड़ें देखी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। फिर भी इन दलों की मौजूदगी वह हमारे शासन के लोकतंत्रात्मक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब देखिए, 1950 का जो समय था तो इस दौरान जो विपक्षी दल थे इनको लोकसभा में भी, विधानसभा में भी जो मत प्रतिशत था, प्रतिनिधित्व था, सीटों पर जीत हासिल इन्होंने की थी। तो नाम मात्र की सीटों पर जीत हासिल, मतलब इनको नाम मात्र का बहुमत हासिल था। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का जो चरित्र था, लोकतंत्र था, उसको बनाए रखने में अपनी निर्णायक भूमिका के रूप में पेश होती है। मतलब अपने कार्यों को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। अब देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं इनकी क्या क्या भूमिका रही है, कैसे इन्होंने अपने कार्य सुव्यवस्थित तरीके से निपटाए हैं वो देखिए। पहली भूमिका है विपक्षी पार्टियों की। विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों व व्यवहारों की आलोचना की है। अब देखिए, पहला ही काम है कि जो विपक्षी दल है, वो जो सत्ता दल था उस समय कांग्रेस पार्टी, तो उसकी जो नीतियां थी, उसके जो व्यवहार थे उस समय, तो उनकी क्या की, उनकी लगातार आलोचना की है। दूसरा कार्य था, विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदला। अब देखिए, जो विपक्षी दल थे उन्होंने शासक जो दल था उस दौरान सत्ता पक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो उस पर अंकुश बनाए रखा, कांग्रेस पार्टी पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसके कारण जो कांग्रेस पार्टी है इसमें शक्ति संतुलन बना रहा। कांग्रेस पार्टी है ये लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपना कार्य करती रही। उसके बाद देखिए, तीसरा जो कार्य है विपक्ष का, विपक्षी दलों में लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा गया।
ऐसे नेता तैयार किए गए जिन्हें आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र की राजनीति है, इसके विकल्प की जो संभावना है उसको जीवित बनाए रखा और उन्होंने आगे हमें ऐसे ऐसे नेता दिए जिन्होंने वर्तमान समय में हमारे देश की जो तस्वीर है उसको संवारने में अहम भूमिका निभाई है। तो विपक्षी पार्टियों का जो चौथा कार्य है वो देखिए, शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। और जो शुरुआती जो वर्ष थे आजादी के बाद के, तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं के बीच जो पारस्परिक सम्मान है, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के जो संबंध थे वो गहरे थे। मतलब आपस में जो नेता थे उनकी बातें आपस में माना करते थे, उनके जो विचार थे वो सुना करते थे और उनके विपक्षी पार्टियों के नेताओं के विचारों पर भी सत्ता पक्ष था वो अमल किया करता था। तो देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टियां कौन कौन सी हैं वो देखिए। पहली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना होती है 1934 में और संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 और संस्थापक जो इसके हैं वो है आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन युवा नेताओं ने किया था। अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो युवा नेता थे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। यह कांग्रेस पार्टी का ही एक गुट थी। 1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया और दोहरी सदस्यता खत्म कर दी, इसलिए समाजवादियों ने 1948 में कांग्रेस से अलग अपना एक गुट बना लिया। अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी है वो 1948 में कांग्रेस पार्टी अपने संविधान में बदलाव करती है और जो उसने दोहरी नागरिकता, दोहरी सदस्यता के जो नियम बना रखा था, मतलब हर विचारधारा को अपने आप में शामिल जो कर रखा था, मतलब एक समाजवादी व्यक्ति को भी कांग्रेस पार्टी में स्थान दे रखा था, तो वो दोहरी सदस्यता वो खत्म कर देती है। इसलिए समाजवादी जो लोग थे वो पहले कांग्रेस का एक गुट हुआ करता था, लेकिन 1948 में कांग्रेस से अलग होकर के और एक सोशलिस्ट पार्टी के रूप में वो सामने आते हैं। अब देखिए जो सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? इनमें हैं जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, MS जोशी। तो ये हैं ये समाजवादी जो पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, इसके प्रमुख नेताओं के रूप में देखे जाते हैं। अब देखिए इनकी विचारधारा, जो सोशलिस्ट पार्टी है इसकी क्या विचारधारा रही है? तो इसकी विचारधारा रही है समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। अब देखिए जो समाजवादी लोग थे वो लोकतंत्रात्मक जो समाजवाद है इसकी विचारधारा में विश्वास किया करते थे। अब देखिए जो सोशलिस्ट पार्टी है अनेक गुटों में बट जाती है, तो अनेक गुटों में बटना इसका देखिए किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, आगे जाकर के जो समाजवादी पार्टी इसके टुकड़े हो जाते हैं और ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं। किसान मजदूर प्रजा पार्टी में बढ़ती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बढ़ती है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ये इससे बाहर निकलती हैं। अब दूसरी जो पार्टी है वो CPI है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 26 दिसंबर 1925। संस्थापक हैं इसके MN रॉय। जो CPI पार्टी है इसकी स्थापना करते हैं MN रॉय। अब देखिए जो CPI पार्टी इसके बारे में देखिए, भारत में 1920 में कई साम्यवादी समूह उभरे थे। यह रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 से प्रेरित थे। अब देखिए जो भारत है, भारत में जो साम्यवादी समूह हैं, कम्युनिस्ट जो समूह हैं, वो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसके जो 1917 में हुई थी उससे प्रेरित होकर के भारत में 1920 के दशक में जो साम्यवादी समूह वो हमारे सामने आते हैं। भारत में साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। सन 1935 में यह कांग्रेस के दायरे में रहकर कार्य किया। अब देखिए जो भारत में भी जो साम्यवाद है उसकी राह अपनाने की ये तरफदारी किया करते थे जो कम्युनिस्ट लोग थे, साम्यवादी जो लोग थे, तो ये कहा करते कि भारत में भी साम्यवादी व्यवस्था इसको अपनाया जाए। और 1935 तक ये कांग्रेस के अंदर ही एक गुट के रूप में रह करके अपना काम किया और 1941 में कांग्रेस से अलग होकर अस्तित्व में आती है। और 1941 में कांग्रेस से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और कांग्रेस से अलग होकर के ये एक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आती है। अब देखिए इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? AK गोपालन, ऐसे डांगे, AMS नमूद्रीपाद, PS जोशी, अजय घोष और P सुदैया, ये इनके क्या हैं? प्रमुख नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। 1964 में CPI का विभाजन हुआ और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नई पार्टी बनी। और फिर आगे जाकर के 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका विभाजन होता है और इससे 2 अलग अलग पार्टियां बनती है। एक तो खुद CPI रहती है और दूसरी CPIM नाम से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नाम से नई पार्टी है वो उभर कर सामने आती है।
अब जो सीपीआई पार्टी है इसकी क्या विचारधारा थी, इसकी विचारधारा के रूप में देखिए कि हमारे सामने इसकी क्या विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आती है। 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था वह जिसके कारण वह आज़ादी को सच्ची आज़ादी नहीं मानते थे। अब देखिए 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो उस दौरान जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था केवल एक ही पार्टी लगातार चुनाव में जीतती है, तो वो जो कम्युनिस्ट लोग थे ये इसे सच्ची आज़ादी नहीं मानते थे। पार्टी का ये मानना था कि तेलंगाना में इस पार्टी ने हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसके खिलाफ ये बोलते हैं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी है इसने हिंसक विद्रोह को क्या दिया, बढ़ावा दिया है। और 1951 में हिंसक रास्ता छोड़ा, पहले आम चुनाव में सोल। अब देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1951 में अपना जो हिंसक रास्ता है वो छोड़ती है। पहले तो इनका जो तेलंगाना है उसमें हिंसक रास्ते पर ये उतारू हुई थी, हिंसक रास्ता अपनाया था। उसके बाद 1951 में ये हिंसक रास्ता को छोड़ देती है और पहले आम चुनाव में ये चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करती है। और प्रथम ही आम चुनाव में जो दक्षिण भारत वहाँ से ये 16 सीटें जीतती है, 16 सीटों पर अपनी जीत काबिज करती है। उसके बाद देखिए समर्थित राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, केरल है। इन राज्यों में इन्होंने जीत हासिल की थी और 16 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। तीसरी पार्टी है भारतीय जनसंघ पार्टी। स्थापना होती है 1951 में और इसके संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी है, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में होती और इसकी स्थापना करने वाले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सदस्यों में शामिल है, संस्थापक सदस्य में शामिल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक, ये भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल किए गए हैं। इस पार्टी की जड़ें आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में देखी जा सकती हैं। आप देखिए जो भारतीय जनसंघ पार्टी है इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो नींव है, इसका जो आधार है वो आरएसएस में देखा जा सकता है, हिंदू महासभा में देखी जा सकती है। इस पार्टी को लोकसभा चुनाव 1952 में 3 सीट व 1957 में 4 सीटें मिली थी। अब जो भारतीय कम्युनिस्ट जनसंघ पार्टी है इसको लोकसभा के आम चुनाव 1952 में हुए थे, उसमें 3 सीटों पर ये जीत हासिल करती है और 1957 के चुनाव में 4 सीटों पर जीत काबिज करती है। यह पार्टी हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन हासिल किया था। अब जो ये पार्टी है भारतीय जनसंघ पार्टी है, ये जनसंघ पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के ये शहरी इलाके हैं इनके, यहाँ पर जनता का समर्थन हासिल किया था। और बीजेपी की जड़ें हैं इस जनसंघ में देखी जा सकती। वर्तमान जो बीजेपी दल है, बीजेपी जो पार्टी है, इसकी जड़ें भी इस भारतीय जनसंघ में देखी जा सकती हैं। तो आगे देखिए इसकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी वो देखिए। पाकिस्तान को भारत में मिलाकर अखंड भारत बनाने की बात की है। अब जो आरएसएस भारतीय जनसंघ पार्टी है, भारतीय जनसंघ पार्टी शुरू से लगातार जो पाकिस्तान है इसको भारत में मिला करके और अखंड भारत बनाने की बात है वो करते रही है। हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में आंदोलन किया, वह अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। और जो भारतीय जनसंघ इसने क्या किया, हिंदी जो भाषा इसको राजभाषा बनाने के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है और इसके लिए आंदोलन किया। और अंग्रेजी भाषा है इसका लगातार इसने विरोध किया था। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के पक्ष में थे तथा अल्पसंख्यकों को रियायत या छूट का विरोध किया था। और जो भारतीय जनसंघ पार्टी है इसकी विचारधारा में एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की विचारधारा को इसने अपनाया और जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको जो रियायत जो छूट प्रदान की गई थी उसका भी इसने विरोध किया था। अगली पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना होती है 1959 में और इसके संस्थापक होते हैं सिराज गोपालाचारी। जो स्वतंत्र पार्टी है स्थापना 1959 में, संस्थापक हैं इसके सिराज गोपालाचारी। अब देखिए बीच में कुछ नोट लगवाए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता भी शामिल थे। अब देखिए कुछ एक नोट है, महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उस अंतरिम शासन में जो उसका मंत्रिमंडल था तो उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इनको भी इन जैसे नेताओं को शामिल किया गया था। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है ये अन्य पार्टियों के जो नेता थे उनको भी अपनी पार्टी में शामिल, अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। दूसरा नोट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी जो पार्टी थी उसके हमेशा हितैषी रहे हैं। और उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। अब देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे समाजवादी नेता थे उनको भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का और सरकार में शामिल होने का, मंत्रिमंडल में जगह देने का उनको न्योता दिया था। और आगे देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है इसके बारे में देखेंगे।
तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। तो क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? देश के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है, जो देश के जो भी नागरिक हैं जिनकी उम्र है वो 18 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इनके आधार पर बिना भेदभाव के उनको वोट देने का क्या दिया गया है? मताधिकार, अधिकार दिया गया है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता। मतलब देश के सभी वयस्क नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है, उन्हें किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार या मताधिकार दिया गया है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। उसके बाद देखिए, जनमत की कमजोरी के कारण भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है तो उसमें जो एक पार्टी का, जो भारत में आज़ादी के बाद जो एक पार्टी का प्रभुत्व का दौर कायम हुआ था, तो उसमें ये बात सामने आती है कि जनमत की जो कमजोरी है इसके कारण एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर रहा है। तो ये रहा है या नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम 3 आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा है। अब देखिए, ये कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनमत की कमजोरी के कारण भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर की व्याख्या कीजिए, कि किस प्रकार से जनमत की कमजोरी के कारण भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर रहा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम 3 आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा। एक पार्टी के प्रभुत्व का कारण जनमत की कमजोरी भी था। अगर हम बात करें जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा था उस दौरान, तो उसमें एक कारण यह भी बताया जाता है कि उस दौरान जनमत की कमजोरी रही है, इस कारण से भी एक पार्टी है उसका प्रभुत्व रहा था। दूसरा है, नव स्वतंत्र भारत में जनमत निर्माण में आधुनिक संसाधन बहुत कम थे, अतः लोगों ने अधिकांश एक ही पार्टी को वोट दिया। और उस दौरान जो नया जो भारत हमारे सामने आया था आजाद होकर के, तो जनमत निर्माण के जो आधुनिक संसाधन थे वो बहुत सीमित मात्रा में थे। इस कारण से लोग अधिकांश एक ही पार्टी को क्या देते हैं? वोट देते हैं। और कांग्रेस पार्टी है वो आजादी के आंदोलन के रूप में हमारे सामने पेश होती है। इसी कारण से सभी लोग कांग्रेस पार्टी को ही एकमात्र राष्ट्रीय दल मानते थे और उसी को अपना वोट देते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सक्षम विपक्षी दल नहीं थे और जो मजबूत विपक्षी दल थे उनका अभाव था आजादी के बाद से ही भारत में। इसी कारण से भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित होता है। मजबूत विपक्षी दलों के अभाव में जनमत निर्माण नहीं हो पाया था। अब देखिए, लोगों का मानना है कि उस दौरान कोई मजबूत विपक्षी पार्टी नहीं थी और इनके अभाव में जनमत निर्माण इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। जनता का एक बड़ा भाग निरक्षर था। आप देखिए, चौथी जो बात है इसके लिए कही गई कि जनता का एक बड़ा तबका था वो निरक्षर था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। वह अपनी लोकतंत्र की यात्रा शुरू कर रहा था। उसके समक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल था, जिससे उन्हें बहुत आशाएं थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में कांग्रेस पार्टी है उस दौरान सामने आती है और वो उसी पार्टी को वोट देते हैं और कांग्रेस पार्टी से उन्हें बहुत आशाएं थी। इसी कारण से एक पार्टी के रूप में उसका जो प्रभुत्व है वो स्थापित होता है। अब आगे देखिए, जो भारतीय जनसंघ है उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार अमृत कौर हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एओ हयूम हैं। प्रथम आम चुनाव के दूसरे नंबर पर सीपीआई पार्टी रहती है 16 सीटों के साथ। और 1952 के चुनाव में कुल साक्षर मतदाता थे 15%, मतलब जो पढ़े लिखे मतदाता थे, साक्षर मतदाता थे 1952 के प्रथम आम चुनाव के समय, तो 15% मतदाता ही क्या थे? साक्षर थे। अब देखिए, जो हमारा जो अध्याय इसमें कुछ व्यक्तित्व दिए गए हैं, कुछ नेता हैं, उनके बारे में, उनके जो जीवनियाँ हैं उनके बारे में हम देखते हैं। उनके बारे में कुछ विचारधारा, उनकी क्या विचारधारा रही है, उनका जन्म कब हुआ था, वो कौन सी पार्टी से संबंधित थे, इनके बारे में हम देखते हैं। पहले देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म होता है 1888 में और मरते 1958 में। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इनका मूल नाम था अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इस्लाम के बड़े विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के नेता के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक भी थे, विभाजन के विरोधी और संविधान सभा के सदस्य। स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में सामने आते हैं। और देखिए, ये मुख्य बात है
कि स्वतंत्र भारत में जो पहला मंत्रिमंडल था तो उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कौन सामने आते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद देखिए राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर है, इनका जन्म होता है 1889 में और मृत्यु 1964 में। ये थी गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ था इनका। मतलब गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे प्रभावित थे और कपूरथला वहाँ के राज परिवार में इनका जन्म होता है। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला था, मतलब ये धर्म से क्या थी? ईसाई धर्म की थी। और संविधान सभा की सदस्य भी रही हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रही है। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी और 1952 से लेकर के लगातार 1957 तक ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहती है। उसके बाद आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। जन्म होता है 1889 में और मृत्यु 1956 में। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसके संस्थापक रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए हैं और किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, आज़ादी के लिए जो आंदोलन किए गए थे, उस दौरान कई बार इन्होंने जेल का भी सामना किया है। किसान आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। और उन्होंने पहले तो जो सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, इसका ये नेतृत्व करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ए.के. गोपालन, जिनका जन्म होता है 1904 में, मृत्यु 1977 में होती है। केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने किया था। अब देखिए केरल के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेता के रूप में ये थे और जो अपना जो राजनीतिक जीवन था ये पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने किया था। मतलब पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे और 1939 में जाकर के किस पार्टी में? सीपीआई पार्टी में शामिल होते हैं। 1964 में सीपीआई के विभाजन के बाद सीपीआई एम में शामिल हो जाते हैं और जैसे 1964 में सीपीआई पार्टी का विभाजन होता है तो इससे अलग होकर के नई पार्टी बनती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसमें ये शामिल हो जाते हैं। पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया और सांसद के रूप में विशेष ख्याति मिली है, विशेष प्रसिद्धि रही है। 1952 से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक ये क्या रहे हैं? ये सांसद रहे हैं। आगे देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म होता है 1891 में और मृत्यु 1956 में होती है। इन्होंने जाति विरोधी आंदोलन के ये नेता के रूप में माना जाता है। दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के अग्रणी नेता रहे हैं। विद्वान और बुद्धिजीवी भी रहे हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। अब देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना किसने की थी? तो की थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। और इसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है इसकी स्थापना किसने की थी? इसने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार। अब देखिए जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है इसका जो गठन हुआ था तो इसकी पूरी योजना, इसका खाका किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य बने थे। अब देखिए दूसरा विश्व युद्ध था तो उस दौरान भारत के जो वायसराय होते थे तो उसकी जो काउंसिल थी, उसकी जो परिषद थी, उसमें भी इसको जगह दी गई थी सदस्य के रूप में। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति, जो संविधान सभा है उसकी जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में ये अध्यक्ष बने थे। जो प्रारूप समिति है इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 को। तो अध्यक्ष आज़ादी के बाद नेहरू पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। आप देखिए जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं और नेहरू का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था उस मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी रहे हैं। कानून मंत्री के रूप में ये रहते हैं। हिंदू कोड बिल के मुद्दों पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया था। आप देखिए फिर 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो हिंदू कोड बिल है वो पेश करते हैं और इस पर अनेक नेताओं की असहमति होने के कारण ये 1951 में मंत्रिमंडल से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ जो बौद्ध धर्म है वो अपना लिया था। अब देखिए इसने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था?
तो इसने कहा था कि हिंदू जो धर्म है इसमें जातिगत आधार पर अनेक भेदभाव होते थे, दलितों के साथ अत्याचार होता था। तो इन्होंने कहा कि मैं पैदा जरूर हिंदू धर्म में हुआ हूँ, लेकिन जब मरूंगा तो हिंदू धर्म में रहकर मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। तो इसने मरने से पहले मतलब अपनी मृत्यु से पहले इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद देखिए रफ़ी अहमद किदवई, जिनका जन्म होता है 1894 में, मृत्यु 1954 में। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। अब जो उत्तर प्रदेश है हमारे भारत का राज्य है, वहाँ से ये कांग्रेस के नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रांतीय सरकार 1937 से में मंत्री। अब देखिए जो प्रांतीय सरकार बनी थी 1937 में, तो उसमें मंत्री भी रहे हैं। 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये संचार मंत्री, खाद्य व कृषि मंत्री बनते हैं। और जो स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल होता है उसमें संचार मंत्री के रूप में, खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में ये पद पर रहते हैं। 1952 से और 1954 तक ये मंत्री पद पर रहते हैं। उसके बाद देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 1916 में इनका जन्म होता है, 1968 में मृत्यु होती है। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। अब देखिए जो आरएसएस है इसके पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी ये रहे हैं। 1942 से लगातार आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं, और जो भारतीय जनसंघ पार्टी है जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, उसके संस्थापक सदस्यों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को शामिल किया जाता है। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव फिर अध्यक्ष बने थे, और पहले तो क्या थे? महासचिव थे, और उसके बाद में ये अध्यक्ष के पद पर रहे थे। और जो समग्र मानवतावाद है इस सिद्धांत के प्रणेता हैं। एकात्मक मानवतावाद है इस सिद्धांत के भी क्या हैं? प्रणेता माने जाते हैं। आगे है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी देखिए 1878 में जन्म होता है और 1972 में इनकी मृत्यु होती है। देखिए समग्र मानवतावाद का सिद्धांत है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। आगे देखिए सी राजगोपालाचारी, जन्म होता है 1878 में, मृत्यु 1972 में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार थे। अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी है उनके वरिष्ठ नेता भी थे और साहित्यकार भी थे। महात्मा गांधी के करीबी माने जाते हैं। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 1950 में बने थे। अब देखिए जो सी राजगोपालाचारी हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में हमारे सामने आते हैं, और 1948 से 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। आज़ादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री बने थे, और जो अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के बाद, तो उसमें केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई थी। बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। पहले भारतीय स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक। अब देखिए जो भारतीय जो स्वतंत्र पार्टी है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, उसके संस्थापक ये माने जाते हैं। आगे देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म होता है 1901 में, मृत्यु 1953 में। हिंदू महासभा के नेता माने जाते हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं हिंदू महासभा के नेता थे, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं। जो 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके संस्थापक कौन है? स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही की थी। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए नेहरू के जो पहला मंत्रिमंडल था अंतरिम सरकार का, उसमें मंत्री पद पर ये काबिज होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे उन संबंधों को लेकर के इनके अनेक मतभेद थे। ये पाकिस्तान विरोधी थे, मतलब ये हमेशा से ये रहे कि पाकिस्तान को भारत में शामिल करके अखंड भारत बना दिया जाए। तो इनकी जो पाकिस्तान के साथ सहयोगात्मक जो नीति अपनाने वाले जो लोग थे उनके साथ नहीं बनती थी, तो उनके साथ मतभेदों के चलते 1950 में ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते, मतलब मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा सदस्य कश्मीर को स्वायत्ता देने के खिलाफ रहे। अब देखिए जो कश्मीर है, कश्मीर को जो स्वायत्ता दी गई थी, कश्मीर में कुछ छूट प्रदान की गई थी, सुशासन की स्वशासन की जो कुछ नियम बनाए गए थे, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, तो उसके ये हमेशा से खिलाफ रहे हैं। कश्मीर नीति पर जनसंघ ने
जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार और हिरासत में इनकी मौत हो जाती है। अब देखिए जो कश्मीर नीति है, कश्मीर को स्वायत्ता देने के ये विरोध में रहे हैं, तो जनसंघ द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो इस कारण से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके अंत में हिरासत में, मतलब जो जेल है, जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और आगे हम इसके कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो देखने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों के माध्यम से अगर हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तो पूरे चैप्टर का मोटे मोटे तौर पर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक एवं जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसके जो संस्थापक होते हैं वो कौन? वो होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। भारत में दलितों का मसीहा कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए जाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? शिवकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 तक। सीपीआई भारत में पहली बार भारत में सत्ता में कब आई थी? तो केरल में आई थी। केरल राज्य की विधानसभा में सत्ता काबिज करती 1957 में। और आगे देखिए 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था? मतलब 1957 में केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो 1959 में कांग्रेस पार्टी ने ये इस कांग्रेस पार्टी है, इसने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन स्थापित करके। आगे देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, इसके संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रावणकोर कोचिन वर्तमान में केरल में, मतलब त्रावणकोर जो कोचिन है वर्तमान में कहां पर? वो केरल में है। वर्तमान जो केरल है वो पहले त्रावणकोर कोचिन के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस पार्टी ने प्रथम लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? तो 364 सीटें जीतती है। परिपूर्ण तानाशाही पार्टी शासन पीआरआई संस्थापक प्लूटार्को इलियस कैलस हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी है। चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू किया था? 1990 के दशक में। और अगर वर्ष की बात करें तो 1999 में सबसे पहले हुआ था केरल में, और पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल 2004 में शुरू होता है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई। सियासन फिल्म मुल्क की भाषा किस भाषा में बनाई गई थी? अब देखिए जो सियासन फिल्म है ये किस भाषा में बनाई गई थी? मराठी भाषा में बनाई गई थी। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत में एक दल के प्रधानता का युग 1952 से लेकर के 1977 तक रहा है वैसे तो, लेकिन अगर बात करें तो प्रथम 3 आम चुनाव में रहा है 1952 से 1967 तक, लेकिन 1977 तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही थी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में सत्ता प्राप्त पार्टी है जनता पार्टी, मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी पार्टी बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री बनते हैं। गठबंधन क्या होता है? गठबंधन के बारे में देखिए, जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे गठबंधन कहते हैं। आगे देखिए भारत के तीसरे आम चुनाव कब हुए तथा उसमें कांग्रेस व सीपीआई को कितनी सीटें मिली? प्रथम जो तीसरे आम चुनाव है वो 1962 में संपन्न होते हैं। कांग्रेस को 361 और सीपीआई पार्टी को 320 सीटें प्राप्त होती हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का नेतृत्व रहा था? कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक दल व्यवस्था से अधिक अच्छी भारतीय दल व्यवस्था को एक दल प्रधानता कहना उचित होगा, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था रजनी कोठारी ने। भारत के किस राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार प्रथम बार सत्ता में आई? तो केरल में। मतलब अगर बात करें तो पहली बार जो कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, साम्यवादी जो सरकार बनती है, तो केरल विधानसभा में चुनाव जीत के बनती है 1957 में।
स्वतंत्रता के बाद भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा है, तो इसके बारे में देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में गांव-गांव तक फैला हुआ था, इसलिए एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा है। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी वो देखिए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये भारतीय दलीय व्यवस्था की क्या है, विशेषता है। मतलब यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया था और विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं ये प्रतिनिधित्व करते थे, उनको स्वतंत्रता थी चुनाव लड़ने की। इन दो राज्यों में कांग्रेस 1952 से 67 के दौर में सत्ता में नहीं रही थी, तो जम्मू कश्मीर और केरल में ये सत्ता में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने यह लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा था। तो ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका है इसमें यह लिखा गया था। राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन में बदल गई थी, तो महात्मा गांधी के आगमन से जन आंदोलन में बदल जाती है। प्रथम आम चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, तो 41 राजनीतिक दल हैं वो प्रथम आम चुनाव में हिस्सा लेते हैं। भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो के आधार पर जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली पार्टी है इस प्रणाली को अपनाया गया था। मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो प्रणाली है इसको भारतीय राजनीति में या चुनाव प्रणाली में अपनाया गया था। भारत में 1967 के आम चुनाव में कौन कौन से राज्यों में बहुमत हासिल किया था, वो देखिए। जम्मू कश्मीर में, अब देखिए भारत में जो 1967 के आम चुनाव होते हैं तो उस आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है वो उसको कौन कौन से राज्यों में बहुमत मिलता है, वो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, आंध्र प्रदेश तथा असम आदि राज्यों में इनको बहुमत मिलता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेता के जो नाम हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जो स्वतंत्रता प्राप्त के समय कांग्रेस पार्टी के जो वर्चस्वशाली जो नेता थे उनके कुछ नाम दे रखे हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोरारजी देसाई हैं, जगजीवन राम हैं, डॉक्टर अंबेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और श्री राजगोपालाचारी हैं। वह देश जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वे उन देशों के कुछ नाम दे रखे हैं जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो प्रसिद्ध है, जिनमें भारत है, यूएसए है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। एक पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध, मतलब जो एक ही पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी वहां पर केवल एक ही पार्टी को मान्यता दी गई है, उन देशों के कुछ नाम हैं। चीन, भूतपूर्व सोवियत संघ, क्यूबा और सीरिया। चीन है एक तो, और दूसरा है भूतपूर्व सोवियत संघ, मतलब वर्तमान में जो रूस है वो नहीं, जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वहां पर भी एक पार्टी को मान्यता दी गई थी, क्यूबा में भी और सीरिया में भी। तानाशाही और सैन्य आधिपत्य वाले प्रसिद्ध देश कौन से, मतलब जहां पर सेना के बल पर सत्ता स्थापित की गई थी, तानाशाही सत्ता है वो है म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, पाकिस्तान। यहाँ पर सैन्य तानाशाही और उनके आधिपत्य वाले देशों के रूप में ये गिने जाते हैं, जिनका नाम है म्यांमार है, बेलारूस है, इरिट्रिया है, पाकिस्तान है। भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही है, वो देखिए। साम्यवादी और मार्क्सवादी, जो वामपंथी दल हैं उनकी हमेशा से जो विचारधारा वो क्या रही है, वो रही है साम्यवादी और मार्क्सवादी रही है। सीपीआई का विभाजन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। तो अलग पार्टी कौन सी निकली थी, इससे CPIM निकली थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी अलग बनी थी। सीपीआई का विभाजन किस आधार पर हुआ था, चीन और, अब देखिए जो सीपीआई पार्टी है इसका विभाजन है 1964 में, तो किस विचारधारा पर हुआ था इसका विभाजन, वो देखिए। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के आधार पर इसका क्या होता है, विभाजन होता है। जो चीन और सोवियत संघ है इन दोनों के मध्य जैसे विचारधारात्मक अंतर आता है तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो साम्यवादी जो पार्टी थी, उसका क्या होता है, यहाँ पर विभाजन होता है। एक पलड़ा चीन की विचारधारा के पक्ष में जाता है और दूसरा सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा थी उसके पक्ष में रहता है। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, दोनों 1917 में ही हैं। 1952 के चुनाव में वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी, अगर वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी रही थी, भारतीय समाजवादी पार्टी रही थी, और अगर सीटों की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। साम्यवादी नेता, अब देखिए जो साम्यवादी नेता उनके कुछ नाम दे रखे हैं, वो है A.K. गोपालन, S.A. डांगे, A.M.S. नमूद्रीपाद, P.S. जोशी और अजय घोष, P. सुंदरैया, ये साम्यवादी नेताओं के रूप में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है, जिसके हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।